गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम आर्टिकल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये जूल ने कुछ वर्क किया था अराउंड 1840 के अराउंड, जिसमें उसने एक एस्टेब्लिश किया रिलेशन between the mechanical work and the heat energy, and his experiment proved that heat is a form of energy, and when W amount of mechanical work is converted into heat, then amount of heat Q is produced. देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर्स के अंदर जब हम अपनी पाम्स को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स हमने कुछ सर्टन मैकेनिकल वर्क किया बाय डूइंग रबिंग द पाम्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली हमें क्या मिला? हीट एनर्जी मिलती है। हमारी पाम्स जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों ने उसमें देखा होगा, स्टीम इंजन्स के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे जो आपका हीट है, हीट जो है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो उसी तरीके से जो आपका हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मैकेनिकल वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रिलेशन उसने एस्टैब्लिश किया जूल्स ने 1840 के अंदर, और उसी ने बताया कि जो हीट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो जो अमाउंट ऑफ हीट Q जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ रिलेटेड विद द मैकेनिकल वर्क, और वो किस तरीके से रिलेट करती है मैकेनिकल वर्क के साथ? वो ये जो रिलेशन है W इज़ द मैकेनिकल वर्क, W स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल वर्क, एंड Q इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड। जितना ज़्यादा आप मैकेनिकल वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इन दोनों फैक्टर्स के बीच में। W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. If we remove the sign of proportionality, we will introduce a constant J. We will introduce this constant J, where J is a constant. It is known as Joule's mechanical equivalent of heat. इसको हम क्या बोलेंगे? Joule's mechanical equivalent of heat. और जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ J इज़ 4.18 जूल्स पर कैलोरी। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होगी 4.18 जूल्स पर कैलोरी। तो जो ये 4.18 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क, इट मीन्स 4.18 joules of mechanical work can produce 1 calorie of heat. कितनी आपको? इट मीन्स अगर हम 1 कैलोरी ऑफ हीट दे रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा? 4.18 जूल्स। अब हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम एक कंसिडर करेंगे एक सिलेंडर। वी विल कंसिडर ए सिलेंडर, और जिसके अंदर हमने कंसिडर किया कि हमने गैस ली है कुछ, और ये हमने कंसिडर किया हुआ है सिलेंडर, ठीक है। और जो इसकी जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं, दिस एंड द अपर सरफेस, ये जो साइड वॉल्स हैं और जो अपर सरफेस हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। इट मीन्स सराउंडिंग के साथ ये जो सिस्टम है कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। ओनली द बॉटम, दिस वन, ओनली द बॉटम ऑफ द योर सिलेंडर विल बी कंडक्टिंग इन नेचर। सिर्फ जो हीट है यहाँ से, जो बॉटम है यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ। और अब हमने क्या किया कि सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, क्योंकि इसके अंदर हमने गैस ली हुई है, और एक ये पिस्टन लगाया हुआ है हमने, ये पिस्टन दिखाई दे रहा है आपको, फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने लगाया हुआ है।
और इसके अंदर हमने गैस एनक्लोज की हुई है इस सिलेंडर के अंदर। अब इस सिस्टम को हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की। दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की बाय एनी हीट सोर्स। क्लियर, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड किया है सिस्टम को। और इस सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी है, जो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो अभी एनर्जी है, दैट इज U1। U1 इज द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैशियस मॉलिक्यूल्स। अब ये जो Q एनर्जी हम लोगों ने प्रोवाइड की है इसको, ये क्या करेगी, ये दो काम करेगी। इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। कौन कौन से पोर्शंस होंगे वो? एक तो ये क्या करेगी, सिस्टम को जो जितनी आपकी एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की उसको इंक्रीज करेगी। और दूसरा पोर्शन क्या काम करेगा कि वर्क डन करेगा टू मूव द पिस्टन अगेंस्ट इट्स वेट, टू मूव द पिस्टन अगेंस्ट इट्स वेट। अब देखिए, कुछ इंटरनल एनर्जी सिस्टम की हमने कहा कि U1 है, U1 इज़ द इंटरनल एनर्जी। जैसे ही जो पार्टिकल्स हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, उनको एनर्जी मिलेगी सपोज, तो उनके अंदर रैंडम मोशन बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी हम कौन सी कंसिडर करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और वो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज वैसे अगर मान लो हमारे पास डायटोमिक गैस है या ट्रायटोमिक गैस है सपोज, तो उसके अंदर जो इंक्रीज इन एनर्जी होगा दैट विल बी increase in energy होगा, that will be because of the 2 factors, that will be because of the 2 factors। हम कंसिडर करते हैं कि जो आपका पार्टिकल्स हैं, अगर डायटोमिक और ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके अंदर एनर्जी जो है दैट विल बी बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन। सपोज हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है लाइक दिस, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और दिस इज़ द एक्सिस। तो ये जो इस एक्सिस के अराउंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जो एनर्जी होगी दैट विल बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। या फिर जो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है कि सपोज़ ये आपके 2 एटम्स हैं, कभी तो ये जो एटम्स हैं ये बहुत नज़दीक आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, और कभी बहुत दूर हो जाएंगे। तो ये जो है दिस इज़ द इंक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन ओनली। तो हमें समझ आ गया कि जो Q एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। एक तो जो आपका U1 एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी, U1 से इंक्रीज हो गई एनर्जी, U1 से हमारी एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो गई है। और कहाँ क्या बन गई है, U2। U2 इज़ द इंक्रीज इन एनर्जी। और दूसरा क्या है, वर्क डन जो हुआ है, वर्क डन जो हुआ है, देखिए वर्क डन, दिस इज़ W, this is W work done and it is against the weight of the piston। तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि जब इंक्रीज होगी एनर्जी तो वो जो आपका पिस्टन है फ्रिक्शनलेस है, ऊपर की तरफ आपका क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमारा ये जो 2 चीज़ों में एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं Q जो है, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U इज़ द इंक्रीज इन एनर्जी, डेल्टा U इज़ इंक्रीज इन एनर्जी प्लस W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। दिस इज़ द मैथमेटिकल equation, you can say that, for the
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को? इट कैन बी स्टेटेड एज if some amount of heat is given to the system, then this given amount of heat is equal to sum of increase in the internal energy of the system and work done by the system. Clear? इसको हम इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि क्या है, अगर कुछ अमाउंट दिया जा रहा है सिस्टम को तो दैट कैन बी written as sum of the increase in the internal energy of the system and the work done by the system. डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हम इसको लॉ को कैसे लिख सकते हैं? dq is equal to du plus dw. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं? dq is equal to du plus dw. dq is the small increase in the heat energy. Small increase in the heat energy, and du, small amount of heat energy which is given to the system, and du is the small increase in the internal energy of the system, plus dw is the small work done by the system. तो अब हमें ये जो रिलेशन है ये हमें पता है कि जो W है, वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू F फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. सबको हमको ऑलरेडी ये रिलेशन पता है. तो देखिए F इंटू dx. dx इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. देखिए ये दिस इज dx. ये वाला जो अमाउंट है दिस इज dx. कितना इंक्रीज हुआ है जो डिस्टेंस जो है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हमने dx बोला है. फोर्स हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू द एरिया. फोर्स को हमने क्या लिख दिया? प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx. अब ये जो a इंटू dx है, एरिया इंटू dx. एरिया क्या है? जो आपका एरिया है किसका? पिस्टन का. एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू द इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट dx प्रोड्यूस्ड बाय द पिस्टन. तो वो क्या आ जाएगा? स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम. एरिया इंटू द डिस्टेंस विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम. तो dw को हम क्या लिख सकते हैं? p इंटू dv. a इंटू dx को हमने क्या लिख दिया? dv लिख दिया. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इन द रिलेशन 1. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? dq विल बी इक्वल टू du प्लस p इंटू dv. हमारे पास ये रिलेशन आ गया. dq इज इक्वल टू du प्लस p dv. तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और इसको हम सही मायने में कहें तो दिस इज़ ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जूनियर क्लासेस में हम बोलते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब आप सीनियर क्लासेस में अब हम इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो आप यहाँ भी यही चीज़ देख रहे हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आपको यही बताता है कि हीट जो है आपका इंटर कन्वर्टेबल है. ठीक है. नेक्स्ट हम बताएंगे आपको लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी जिसकी वजह से फर्दर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देना पड़ा. तो उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी अच्छे से. वो क्या क्या हैं? देखिए जो फर्स्ट लॉ परमिट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड वाइस वर्सा. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हीट एक्सचेंज है, हीट जो है फॉर्म जो है वो पॉसिबल है फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. बट हम सबको पता है ये चीज़ रियलिटी में
कि जो आपका हीट फ्लो है that is only from the hot to the cold body. That is only from hot body to the cold body. It means limitations क्या हुई कि this law does not indicate the direction of heat flow. हीट फ्लो की डायरेक्शन प्रॉपर कि किस कहाँ से कहाँ होनी चाहिए ये चीज़ नहीं बताता है. दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल मैंने इसमें शो किया हुआ है. वी आर हैविंग two glasses in which we are having in one glass we are having tea at temperature 50 degrees Celsius and another glass of water whose temperature is 30 degrees Celsius. तो जो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो नेचुरली कहाँ से कहाँ होना चाहिए? फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. इट मीन्स जो आपका ये जो कंटेनर है जिसने टी को कवर किया हुआ है, जिसके अंदर टी है, वहाँ से हीट फ्लो होगी और वाटर के अंदर वाटर वाला जो कंटेनर है वहाँ पे अगर उस वाटर की तरफ होगा और जो इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दोनों जो बॉडीज़ हैं, जो दोनों आपके हमने लिए हुए हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस ईच. क्लियर? उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो लिमिटेशन है दूसरी हमारी, वो क्या है? इट डज नॉट टेल अस द क्वांटम ऑफ एनर्जी विच विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब इसने ये तो दे दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कि वन फॉर्म ऑफ कि जो आपका एनर्जी है वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बट कितना चेंज होगा, कितना क्वांटम ऑफ एनर्जी चेंज होगा, ये जो है फर्स्ट लॉ जो है फेलियर था. इट वाज द फेलियर ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कितना अमाउंट जो है एनर्जी का वो चेंज होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लाई व्हील है. सपोज फ्लाई व्हील को हमने रोटेशन दिया तो मैकेनिकल वर्क हुआ तो हीट एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड हुई और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में. वो धीरे धीरे से क्या हो गया? रुक गया. ठीक है. अब जो फ्लाई व्हील है, अगर हम उसको हीट कर दें, फ्लाई व्हील को अगर हम हीट करते हैं तो क्या वो दोबारा से घूमना शुरू हो जाएगा? नहीं शुरू होगा ना घूमना. तो जो अब हीट है, हीट अब मैकेनिकल वर्क में दोबारा से कन्वर्ट नहीं होगी. तो इट मीन्स कि कितना अमाउंट ऑफ कैसे एक दूसरे की फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है, दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आज हमने इतना ही किया है. नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थैंक यू सो मच.